शिक्षा और संस्कृति की आवाज जानी पहचानी उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय आपके लिए लेकर आया है 91.2 एफएम पर बदलते शहर की धड़कन हेलो हल्द्वानी। दोस्तों, हेलो हल्द्वानी एक सामुदायिक रेडियो है और इसे 91.2 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय आप तक लेकर आता है। और इस रेडियो पर हम समुदाय समाज के लिए कई तरह के कार्यक्रम लेकर आते हैं, तो वहीं विश्वविद्यालय से जुड़े हुए शिक्षार्थियों की जानकारी के लिए भी कई तरह के कार्यक्रम हम यहाँ पर लेकर आते हैं। दोस्तों, अभी कुछ समय पहले उच्च शिक्षा के क्षेत्र में राज्य के 13 जिलों के मानविकी विषयों के प्राध्यापकों का एक शैक्षिक भ्रमण रहा। तो वो शैक्षिक भ्रमण कहाँ रहा, किस तरीके से रहा और क्या कुछ उस शैक्षिक भ्रमण के अनुभव रहे, इस बारे में हमसे बातचीत करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर प्रकाश लखेड़ा, जो कि सीनियर असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और विभागाध्यक्ष हैं राजनीति विज्ञान विभाग में, स्वामी विवेकानंद राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय लोहाघाट में अभी सेवारत हैं आप। और साथ ही आप मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा गुणवत्ता उन्नयन एवं ज्ञानवर्धन प्रशिक्षण योजना के जो शैक्षिक भ्रमण रहा, इसके आप नोडल अधिकारी रहे हैं। तो डॉक्टर लखेड़ा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हेलो हल्द्वानी के स्टूडियो में। धन्यवाद अनिल जी। सबसे पहले सभी श्रोताओं को मैं नमस्कार करता हूँ। हेलो हल्द्वानी सामुदायिक रेडियो उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय, साथ ही राज्य के मुख्यमंत्री जी, उच्च शिक्षा मंत्री जी, उच्च शिक्षा सचिव डॉक्टर रंजीत सिन्हा जी, उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अंजू अग्रवाल जी, संयुक्त निदेशक डॉक्टर एएस उनियाल जी, उप निदेशक डॉक्टर आरएस बाकुनी जी, सहायक निदेशक डॉक्टर गोविंद पाठक जी एवं अन्य सभी अधिकारी स्टाफ जिन्होंने इस शैक्षिक भ्रमण कार्यक्रम की संपूर्ण रूपरेखा तैयार किया। विशेष रूप से मैं धन्यवाद प्रोफेसर रविशेखर जी का देना चाहता हूँ, जो निदेशक यूजीसी मालवी मिशन शिक्षण प्रशिक्षण केंद्र जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली के रहे। और विशेष धन्यवाद डॉक्टर संगीता गुप्ता, प्राचार्य स्वामी विवेकानंद राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय लोहाघाट, जिन्होंने मेरे नाम की मोहर लगाकर मुझे इस शैक्षिक भ्रमण हेतु भेजा। डॉक्टर लखेड़ा, आपने बताया कि आपका ये शैक्षिक भ्रमण में आप किस तरीके से आपका चयन होता है, लेकिन जैसे अगर बात की जाए उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत ये योजना जो रही वो क्या रही, और आप लोगों ने कब से कब तक इस शैक्षिक भ्रमण में प्रतिभाग किया, या फिर कब से कब तक ये शैक्षिक भ्रमण आपका रहा? अनिल जी, उत्तराखंड सरकार के उच्च शिक्षा विभाग अंतर्गत मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा गुणवत्ता उन्नयन एवं ज्ञानवर्धक प्रशिक्षण योजना, जो शैक्षिक भ्रमण योजना के नाम से 2024-25 के अंतर्गत उच्च शिक्षा विभाग में कार्यरत 40 जो प्राध्यापक हैं, वो देश के प्रमुख संस्थानों में शैक्षिक भ्रमण कराए जाने की व्यवस्था किया गया है। और यह जो शैक्षिक भ्रमण रहा, वो दिनांक 24 मार्च 2025 से 29 मार्च 2025 तक कुल 6 दिवसीय भ्रमण रहा। जैसे आपने बताया कि शैक्षिक भ्रमण कब से कब तक रहा, और इस शैक्षिक भ्रमण में जैसे प्राध्यापकों का जो चयन रहा वो किस स्तर से रहा, कैसे रहा, एक बार विस्तार से आप हमारे लिए जी, जी। इसमें हर महाविद्यालय में जो विगत 3 वर्षों की जो हमारी एनुअल करेक्टर रिपोर्ट होती है, दूसरा हमारे शोध पत्रों के आधार और 50 वर्ष से कम उम्र के प्राध्यापकों को इसमें चयन का डॉक्टर लखेड़ा, आप हमारे लिसनर्स को ये भी बताएंगे कि इस शैक्षिक भ्रमण में किस जिले के कितने प्राध्यापकों ने प्रतिभाग किया? हाँ, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, उसमें अल्मोड़ा जिले के 4 और चंपावत जिले के 1, जिसमें मैं स्वयं रहा हूँ, ऊधम सिंह नगर से 3 और देहरादून से 3 और हरिद्वार से 4 और टिहरी गढ़वाल से 4 रहे हैं और उत्तरकाशी से 1, चमोली से 3, बागेश्वर से 2, रुद्रप्रयाग से 2, पिथौरागढ़ से 2 और नैनीताल से 6 और पौड़ी गढ़वाल से 5, कुल मिलाकर 40 प्राध्यापक का एक समूह गया। जैसे आपने बताया कि इसमें किस जिले से लगभग कितने प्राध्यापक रहे, लेकिन अगर बात की जाए विषयवार, तो विषयवार किस तरीके से उसमें प्राध्यापक रहे थे? जी, इसमें जो विषय किया गया था, वो मानविकीय जो विषय हैं, विशेष रूप से हमारे 11 विषयों के प्राध्यापकों को इसमें शामिल किया गया था, जिसमें इतिहास के 6 प्राध्यापक थे, भूगोल के 6 प्राध्यापक, अर्थशास्त्र के 2 और राजनीति विज्ञान के साथ सबसे ज़्यादा राजनीति विज्ञान के रहे इसमें, और हिंदी के 5, संस्कृत के 2, मनोविज्ञान के 1, शिक्षा शास्त्र के 2, समाजशास्त्र के 5 और अंग्रेजी के 3 और गृह विज्ञान के 1, कुल मिलाकर ये भी 40 प्राध्यापक रहे हैं, जिसमें 11 विषय रहे हैं। जैसे आपने हमारे श्रोताओं को ये तो क्लियर कर दिया कि इसमें 11 विषयों के जो प्राध्यापक रहे वो शामिल रहे, और ये जो 40 प्राध्यापक रहे, इनमें कितने पुरुष कितनी महिलाएं इस शैक्षिक भ्रमण में शामिल रही, इस बारे में भी आप हमारे श्रोताओं को जानकारी देंगे? जी, जी, जी। इसमें जिसमें जो सेक्शन भरण में जो 16 महिला प्राध्यापक और रहे और 24 पुरुष प्राध्यापक शामिल रहे इसमें। डॉक्टर लखेड़ा, आप बताएंगे कि इस शैक्षिक भ्रमण के दौरान जो जेएनयू विश्वविद्यालय है, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय है, वहाँ की विशेषताएं क्या क्या आपने देखी? जेएनयू की विशेषता है तो देश का सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय है। समाज विज्ञान के क्षेत्र में जिसकी स्थापना जो है 1969 में हुई है और यह जो विश्वविद्यालय है
मानविकीय विषयों के क्षेत्र में पठन-पाठन, शोध के क्षेत्र में जाना जाता है, जिसने देश को बड़े-बड़े राजनेता दिए, प्रशासक दिए, साहित्यकार दिए, शोध अनुसंधान में अग्रणी योगदान देने का श्रेय इसमें जाता है। इसी विश्वविद्यालय में जो है लगभग 9,000 छात्र-छात्राएँ पढ़ते हैं, लगभग साढ़े 600 से अधिक प्राध्यापक इसमें कार्यरत हैं और जो 1000 एकड़ से भी ज़्यादा अरावली की पहाड़ियों में बसा हुआ है। देखा जाए तो जेएनयू एक समग्र शिक्षण वातावरण और अंतर विषय पाठ्यक्रमों की विविधता प्रदान करता है, जो छात्रों को थिंक टैंक जिसे कहा जाए, राजनीतिक और सामाजिक एजेंसियों जैसे पहले बताया शैक्षणिक संस्थानों से लेकर कॉर्पोरेट क्षेत्रों, पीएसयू आदि तक विभिन्न संस्थाओं और संगठनों में नौकरी के लिए तैयार करता है। यदि किसी शिक्षार्थी को यहाँ प्रवेश लेना हो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में, तो वो कैसे ले सकता है या फिर इसकी प्रवेश प्रक्रिया क्या है? जी, जी, अनिल जी, इसमें तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट होता है, वो भी जेएनयू के यूजी और पीजी पर लागू होता है। और जेएनयू की जो आधिकारिक वेबसाइट है, उसमें जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होता है और अंत में अपने चुने के जो कोर्स होते हैं, कॉलेज के लिए काउंसलिंग है, उसमें भर्ती भाग होकर उनका प्रवेश होता है। तो डॉक्टर लखेड़ा, आपने ये तो बताया हमारे श्रोताओं को कि किस तरीके से यहाँ प्रवेश लिया जा सकता है। उत्तराखंड सरकार की इस शैक्षिक भ्रमण योजना का जो उद्देश्य रहा था, वो उद्देश्य क्या रहा था इस शैक्षिक भ्रमण योजना का? जी, ये शैक्षिक भ्रमण के उद्देश्य में अगर देखें तो एक बहुआयामी इसमें उद्देश्य को मैं रखना चाहूँगा, जिसमें कि हम सभी को जो है जेएनयू की कार्य संस्कृति को समझना, जो प्राथमिक उद्देश्य है और जेएनयू के प्राध्यापकों से वार्तालाप करके अपने विषय की समझ को बढ़ाना रहा है। दूसरा जो विश्वविद्यालय के अधिकारियों से बातचीत करके जो प्रशासनिक कार्यप्रणाली है, उसको भी हमारा समझना एक उद्देश्य रहा है। और केंद्रीय पुस्तकालय का भ्रमण कर हमें पुस्तकों का अवलोकन की कौन-सी नवीन पुस्तकें अभी आई हैं, जो हम अपने महाविद्यालयों में मँगा सकें। और साथ ही जो विश्वविद्यालय में संचालित विभिन्न स्कूल हैं, वहाँ पर संकाय हैं, उनका भ्रमण करना, चर्चाएँ करना और विभिन्न प्रयोगशालाओं का भ्रमण करना। जैसे हमारे साथ में मनोविज्ञान की और गृह विज्ञान की प्राध्यापिकाएँ थीं और उन्होंने जो है उन प्रयोगशालाओं का भ्रमण किया। साथ ही जो जेएनयू जो अकादमिक स्टाफ कॉलेज के द्वारा जो हमें लगभग 7 से 8 व्याख्यान दिए गए हैं, उन चीज़ को समझना जो जिन्होंने नई शिक्षा नीति पे, समग्र शिक्षा और सामाजिक विशेषताओं पर और शोध प्रविधि पर और डेटा समीक्षा पर और एसपीएसएस पर, जो स्टैटिस्टिकल पैकेज पर सोशल साइंस में यूज़ करते हैं, एक टूल है और शिक्षा नीति, भारतीय ज्ञान परंपरा आदि पर व्याख्यान को समझना एक उद्देश्य रहा है। साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब 24 मार्च को जब देहरादून से प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री जी ने हमारी बस को हरी झंडी दिखाया था देहरादून से, तो उन्होंने अपने संबोधन में यही कहा कि उत्तराखंड के समृद्ध प्राकृतिक संसाधनों की तरह यहाँ की उच्च शिक्षा को भी समय रहते समृद्ध और सशक्त बनाया जाना है और इसी समृद्धि में शिक्षकों और विद्यार्थियों को 21वीं शताब्दी की पहली शिक्षा नीति के अनुसार गुणवत्ता से परिपूर्ण बनाना जाना है। इस दिशा में यह शैक्षिक भ्रमण योजना बनाई गई है, एक उद्देश्य रहा है। उन्होंने आगे कहा कि प्रतिभागी शिक्षक जो है जेएनयू की उच्च शिक्षा को देखें, समझें और उत्तराखंड प्रदेश की आवश्यकता के अनुसार नवीन तत्वों को उच्च शिक्षा में शामिल करें और अपने दायरे से बाहर निकलने के लिए उन्हें बात की, संवाद करना, भ्रमण करना जो एक बेजोड़ महत्व रखता है। साथ ही जो हमारे प्रदेश के सचिव हैं, उच्च शिक्षा डॉक्टर रंजीत सिन्हा जी ने, उन्होंने भी हमें संबोधित किया था और उन्होंने भी नई शिक्षा नीति में नए माइंड मैपिंग की बात कही और साथ में बोला कि जब आप वहाँ पर आने के बाद प्रतिभागी हमें जो अपना फीडबैक शासन को सौंपेंगे, तो इसका ये उद्देश्य है। डॉक्टर लखेड़ा, जैसे आप अभी सीनियर असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, विभागाध्यक्ष हैं, तो क्या आप बताएंगे कि जेएनयू और उत्तराखंड के जो महाविद्यालय हैं, विश्वविद्यालय हैं, इनमें क्या अंतर आपको देखने को मिलता है? जी, अंतर तो बहुत है, लेकिन महत्व दोनों का है। जेएनयू का अपना महत्व है और उत्तराखंड के महाविद्यालयों का अपना महत्व है। तो अंतर हम देखते हैं, एक तो बजट में अंतर देखते हैं, जो केंद्र सरकार जो है उन्हें 3,300 करोड़ रुपए जो है उन्हें सब्सिडी देती है, वहाँ जेएनयू के विद्यार्थियों को लगभग 7 लाख से अधिक एक छात्र पे खर्चा करती है। दूसरा अंतर हम देख सकते हैं कि वो पूरी तरह से आवासीय विश्वविद्यालय है जेएनयू, जहाँ पर 19 छात्रावास हैं और 9,000 छात्र-छात्राएँ रहते हैं। और जेएनयू में जो है वो देश के हर कोने-कोने से गरीब बच्चा और अमीर से अमीर विद्यार्थी वहाँ पर, उसकी विशेषता ये हो कि जो पढ़ाई में अच्छा हो और एंट्रेंस पास करने की काबिलियत रखता हो और साथ ही जो है वहाँ पर 24 घंटे पुस्तकालय खुले रहते हैं जेएनयू में और वहाँ पर 9 लाख पुस्तकें हैं। छात्र-छात्राओं को जेएनयू के परिसर के में साथ-साथ जो है बैठने, पढ़ने और घूमने की पूर्ण स्वतंत्रता है वहाँ पर और साथ ही छात्र-छात्राएँ जो बैठे रहते हैं वो देश-विदेश की राजनीति, अर्थ और पर्यावरण, साहित्य पर गहरी चर्चा करते हुए हमने हमने देखा। तो जैसे आपने हमारे श्रोताओं के सामने स्पष्ट किया कि क्या अंतर है उत्तराखंड के महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में और जेएनयू में, तो जेएनयू में फिलहाल जो अभी वर्तमान में पाठ्यक्रम है, वो कौन-कौन से पाठ्यक्रम अभी चलते हैं?
जी, जेएनयू देखा जाए तो विशेष रूप से पीएचडी प्रोग्राम के लिए फ़ेमस है, शोध के लिए जैसे मैंने आपको बताया था, वहाँ पर स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ पीएचडी के प्रोग्राम में चलते हैं, स्कूल ऑफ सोशल साइंस हैं, स्कूल ऑफ लैंग्वेज और लिटरेचर, कल्चर स्टडीज़, स्कूल ऑफ कंप्यूटर एंड सिस्टम साइंस और स्कूल ऑफ एनवायरमेंटल साइंस और स्कूल ऑफ फिजिकल साइंस, स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड एस्थेटिक्स, स्पेशल सेंटर फॉर द डिजास्टर रिसर्च। इस तरह से सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ लॉ एंड गवर्नेंस, यहाँ पर पीएचडी प्रोग्राम है। वहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम भी हैं जिसमें स्कूल ऑफ सोशल साइंस और स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ के साथ साथ आपकी स्कूल ऑफ संस्कृत एंड इंडिक स्टडीज़ है, और अटल बिहारी वाजपेयी स्कूल ऑफ मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। इस तरह के वहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम है, साथ ही वहाँ डिप्लोमा कोर्सेज भी कराए जाते हैं, वो यूजी लेवल के प्रोग्राम है। एक बार फिर से हम बात करते हैं आपके जो ये शैक्षिक भ्रमण रहा इसकी। तो डॉक्टर लखेड़ा, आप बताएंगे कि क्या ये जो शैक्षिक भ्रमण आपका जेएनयू में रहा, तो यहाँ पर 6 दिनों का जो शेड्यूल था वो क्या रहा था, किस तरीके की आपकी दिनचर्या यहाँ पर रही थी? अनिल जी, ये तो बड़ा ही कठिन प्रश्न है क्योंकि हमारा जो शेड्यूल है बहुत टाइट रहा, और मैंने जैसे कि बताया कि हम 2 से 3 घंटा हमारे 40 प्राध्यापक रात में सोए, क्योंकि वहाँ का वातावरण ही इतना ऊर्जावान है कि हमें नींद ही नहीं आई वहाँ पर। और हम लोग सब सीखते गए, अपने दृष्टिकोण के दायरे को बड़ा करते गए, और वहाँ पर हमने अच्छे अनुभव लिए। और देखा जाए तो हमने जो 24 की शाम को जब हमारी बस देहरादून से जेएनयू पहुंची, तो वहाँ पर गेट पे जो है कड़ी सुरक्षा देखी। वहाँ पर कहा जाता है कि 200 से ज़्यादा वहाँ सिक्योरिटी गार्ड हैं, और जो चेक करते हैं हर चीज़ को। साथ ही जो है हम लोगों ने जो 24 की शाम को हम सबका वहाँ पर यूजीसी मदन मोहन मालवीय जो टीचर ट्रेनिंग सेंटर है, हम सबका स्वागत करने के बाद जो है रहने खाने पीने की व्यवस्था की गई। और 25 तारीख को हमारा दिल्ली भ्रमण रखा गया था, जेएनयू के बाहर हम जो है राष्ट्रीय अभिलेखागार संग्रहालय, जो नेशनल आर्काइव्स म्यूजियम है, वहाँ गए, राष्ट्रीय संग्रहालय गए। और इस नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया में हमें जो असिस्टेंट डायरेक्टर मिस्टर हितेंद्र कुमार मिले, जिन्होंने बताया कि राष्ट्र के जो ऐतिहासिक अभिलेख को कैसे संरक्षित किया जाता है और शोधार्थियों के लिए कैसे उपलब्ध कराया जाता है शोध के लिए। और हमने वहाँ पर जो है बड़े रेयर हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट देखे, जैसे भगत सिंह की हैंड राइटिंग की जो डायरी देखी वहाँ पर, और डॉक्टर एस राधाकृष्णन की जो पर्सनल नोट्स हैं वो देखे। हमने उपनिवेशकालीन नक्शे भी देखे वहाँ पर, और वहाँ पर सारे अभिलेख का अभी डिजिटलाइज़ेशन किया जा रहा है, जो घर बैठे-बैठे हमें मोबाइल और कंप्यूटर पर उपलब्ध हो जाएगा। डॉक्टर लखेड़ा, आप ये बताएंगे कि जो जेएनयू में सबसे ज़्यादा कोई खास चीज़ आपको, जिस चीज़ ने अपील किया हो या फिर जो चीज़ आपको आकर्षित किया हो इस बीच में? इस प्रश्न का जवाब देने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमने जो है वहाँ पर राष्ट्रीय जो संग्रहालय है, वहाँ पर भी हमने थिएटर सेशन भी देखा, लेज़र डॉक्यूमेंट्स भी देखा, वहाँ पर कृष्ण लीला, बुद्धा की पूरी लाइव हिस्ट्री देखी है वहाँ पर। और राष्ट्रीय संग्रहालय में हमने हड़प्पा सभ्यता के बर्तन, गहने और मिट्टी के पके हुए बर्तन से सजावट, वो सब चीज़ें देखी वहाँ पर। मुगल काल, राजपूत, मराठा साम्राज्य के समय के जो हथियार, हथगोले, तलवारें थी, वो संग्रहालय में वहाँ पर रखे हुए हैं। मतलब देखा जाए तो इंडस वैली से लेकर मुगल साम्राज्य तक की जो कीमती चीज़ें हैं, वो संग्रहालय में रखी गई हैं। और वहाँ पर एक ऐसा वाक़या हो गया कि मैं और मेरे डॉक्टर मित्र हैं, डॉक्टर किशोर सिंह चौहान जी, जो चिन्याली सौड़ में हैं, भूगोल के प्राध्यापक। हम दोनों जो है वो थिएटर ढूँढ रहे थे, तो हमने एक किसी शख्स को हाथ लगाते हुए पूछा कि ये रास्ता कहाँ जा रहा है? तो वो जो शख्स थे, उन्होंने बोला, "अरे प्रकाश!" तो मैं एकदम से आश्चर्य हो गया कि ये मेरे नाम को इस तरह से अपनापन करके कौन बोल रहा है? तो याद आया मुझे अपने 33 साल पुराने, कि वो हमारा मॉनिटर रहा, क्लास का मॉनिटर। तो हम गले मिले, बड़ा अच्छा लगा, वो वहाँ पर नौकरी करते हैं। उन्होंने हमें फिर थिएटर में हमें मदद की देखने के लिए। और साथ ही मैं बताना चाहता हूँ कि यह जो शैक्षिक भ्रमण रहा, हम सभी प्राध्यापकों की जो है ज्ञान में बढ़ोतरी हुई, और राष्ट्रीय अभिलेखागार संग्रहालय में हमने जो है प्राथमिक स्तर के ऐतिहासिक अभिलेखों को देखने के लिए हम साक्षी बने। साथ ही राष्ट्रीय संग्रहालय में हम सभी ने जाना कि इतिहास को कैसे जाना जा सकता है, और कैसे कहानियों को गढ़ा जा सकता है। और उसके साथ हमारे जो आगे के दिनों में जो हमारे व्याख्यान रहे, लंच से पहले वो प्रोफ़ेसर रविशेखर जी, जो कार्यक्रम डायरेक्टर हैं वहाँ पर मदन मोहन टीचर ट्रेनिंग सेंटर जेएनयू के, तो उनके मार्गदर्शन में पूरे कार्यक्रम रहे। जैसे प्रोफ़ेसर रविशरण जी जो एनसीईआरटी में प्रोफ़ेसर हैं, उनका व्याख्यान रहा रहा नई शिक्षा नीति पर। इसी तरह से प्रोफ़ेसर अरविंद मिश्रा जी, जो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम है, उनका व्याख्यान रहा, वो जेएनयू में प्रोफ़ेसर हैं। उसी तरह से प्रोफ़ेसर कौशल कुमार शर्मा जी, जो डीन हैं जेएनयू में, स्कूल ऑफ सोशल साइंस में, उनका भी हमारा व्याख्यान हमारे लिए बहुत अच्छा रहा। प्रोफ़ेसर बीसी बालाजी का भी व्याख्यान, जो स्पेशल सेंटर फॉर द ई-लर्निंग है, उन्होंने उसके बारे में बताया। और प्रोफ़ेसर संतोष शुक्ला जी, जो स्कूल ऑफ संस्कृत इंडिक स्टडी जेएनयू के हैं प्रोफ़ेसर, उन्होंने भी नई शिक्षा नीति पे उन्होंने बताया कि प्रश्न आए जब उनसे पूछे गए हमारे प्रतिभागी ने कि सर, जो
नई शिक्षा नीति है वो साइंस का बच्चा क्यों पढ़े, सोशल साइंस के ह्यूमैनिटीज़ के विषय, उनका बड़ा अच्छा सुंदर जवाब रहा कि वो इसलिए पढ़े ताकि करुणा और दया क्या होती है, उसको वो जान सके। और इसके साथ ही प्रोफ़ेसर इंद्राणी चौधरी मैम रही, वो सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ रीजनल डेवलपमेंट, उन्होंने भी हमें बताया। और प्रोफ़ेसर वर्गीज़ जो सिस्टम एनालिसिस्ट हैं, सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ रीजनल डेवलपमेंट, जेएनयू से, उनका भी व्याख्यान हमारे लिए बड़ा सारगर्भित रहा। अब मैं आपका उस प्रश्न का जवाब देना चाहता हूँ कि मुझे जो है जेएनयू में कौन-कौन सी चीज़ें बहुत आकर्षित किया। तो अनिल जी, मैं आपको 3 चीज़ों की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। पहली चीज़ तो मुझे आकर्षित की वहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी की मूर्ति, जो प्रशासनिक भवन के प्रांगण में पूर्व दिशा की ओर लगा हुआ, उनका मुख है। पूर्व दिशा का मुख का मतलब कि आप पूरी दुनिया जो है ईस्ट की तरफ देखें, यानी भारत की प्राचीन सभ्यता और संस्कृति की तरफ देखें। और स्वामी जी की मूर्ति का उद्घाटन देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 12 नवंबर 2020 को किया गया था। और स्वामी जी की एक सुंदर वहाँ पर कोटेशन मूर्ति के पास पत्थर पे लिखा हुआ है, और वो मैं बताना चाहूँगा अपने श्रोताओं को। स्वामी विवेकानंद जी युवाओं को संबोधित करते हुए लिखते हैं कि एक निर्भय, स्पष्टवादी, स्वच्छ हृदय वाला या पवित्र हृदय वाला, साहसी और महत्वाकांक्षी युवा ही वह नींव है जिस पर भावी राष्ट्र का निर्माण किया जा सकता है। और इसी प्रशासनिक भवन के प्रांगण में देश के प्रधानमंत्री जी श्री जवाहरलाल नेहरू जी की मूर्ति लगी है, जिनका मुख पश्चिम की ओर है। और वो भी इंगित करता है कि हमें पश्चिम देशों की ओर देखना चाहिए विज्ञान और तकनीकी के लिए। और इस मूर्ति का उद्घाटन जो है 14 नवंबर 2005 में प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी द्वारा किया गया था। और वहाँ पर भी एक पत्थर में नेहरू जी की बहुत सुंदर वाक्य लिखे हैं, और वो वाक्य इस तरह से मैं अपने श्रोताओं को बताना चाहूँगा कि विश्वविद्यालय मानवतावाद और सहिष्णुता, तर्क, विचारों के साहस और सत्य की खोज के लिए खड़ा है। यह मानव जाति को उच्चतर उद्देश्यों की ओर अग्रसर करने के लिए खड़ा है। यदि विश्वविद्यालय अपने कर्तव्यों का समुचित ढंग से निर्वहन करे, तो राष्ट्र और जनता का भला होगा। तो इस तरह से ये पहली बातें मुझे बहुत अच्छी लगी। दूसरी चीज़ जो मुझे बहुत आकर्षित किया, जेएनयू का इकोसिस्टम, बहुत शांति वहाँ पर है। वहाँ पर जो है नील गायें अपने बच्चों के साथ बिना डर भय के घूमती हैं। वहाँ जो 19 छात्रावास हैं उनके आसपास घूमती रहती हैं। मोर वहाँ पर जगह-जगह दिखते हैं, नाचते हैं और निर्भय होके घूमते हैं। वहाँ पर विभिन्न प्रकार के पक्षी हैं, चहचहाने की आवाज़ सुनाई देती है। तरह-तरह के पेड़-पौधे हैं, फूलों की सुगंध जो है पूरे वातावरण को आकर्षित करती है। और तीसरी और अंतिम बात मैं कहूँगा कि जो मुझे बड़ी आकर्षित वहाँ पर की जेएनयू के अंदर जो छात्र-छात्राएँ हैं, वो एक साथ पढ़ाई, घूमना और खाना और बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करते हुए हमें अक्सर देखेंगे। और वहाँ पर जो है छात्राओं के लिए वहाँ पर जो क्राइम है 0% है अंदर, और चप्पे-चप्पे पे जो सिक्योरिटी गार्ड है। और मेरे लिए सबसे अच्छा रहा कि मुझे जिन प्राध्यापकों ने दिल्ली विश्वविद्यालय के दौरान पढ़ाया था 90s के दशक में, वो प्राध्यापक वहाँ जेएनयू में पॉलिटिकल साइंस में हैं। और हम जब वहाँ अपने डिपार्टमेंट में विज़िट करने गए, तो उन्होंने मुझे देखते ही पहचान गए थे कि प्रकाश तुम यहाँ आज। तो हमने अपने ग्रुप के साथ उन पुराने अनुभव को साझा किया। वहाँ पर प्रोफ़ेसर हिमांशु रॉय सर हमें मिले। इसके साथ ही पुराने दोस्त मिले। और इस तरह से ये मेरा जो है 3 जो मैं बातें कहना चाहता हूँ कि छात्र-छात्राएँ विशेष रूप से वहाँ रात-दिन पढ़ते हुए नज़र आए। और रात भर वहाँ ढाबे खुलते हैं, चाय की चुस्की के साथ जो है देश-विदेश की और साहित्य पे, देश की समस्याओं पर और युवाओं के बेरोज़गारी पर और विज्ञान और तकनीकी का किस तरह से भारत जो है इसका पालन करे या आगे की ओर बढ़े, इस पे उन्होंने एक अद्भुत वातावरण वहाँ पर पढ़ाई का बना हुआ है, जो मुझे सबसे ज़्यादा आकर्षित किया। तो श्रोताओं, आपने सुना अभी डॉक्टर प्रकाश लखेड़ा को, जो कि सीनियर असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, विभागाध्यक्ष हैं, राजनीति विज्ञान विभाग, स्वामी विवेकानंद राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय लोहाघाट में। तो काफ़ी सारी जो अनुभव आपके रहे जेएनयू में, जो शैक्षिक भ्रमण आपका रहा इसके, तो आपने काफ़ी सारी बातें हमारे श्रोताओं के सामने रखी, काफ़ी सारे अनुभव आपने हमारे श्रोताओं के सामने रखे। तो इस बातचीत के साथ में अगर कोई और संदेश अभी आपको लगता हो कि अभी जो इस बातचीत में नहीं आ पाया है और उसे इस कार्यक्रम में शामिल होना चाहिए, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है। जी, धन्यवाद अनिल जी। अपनी अंतिम बात इस आज के इस रेडियो चर्चा में मैं कहना चाहता हूँ कि ऋग्वेद की जो अंतिम ऋचा, जिसमें ऋषि कहते हैं कि मिल के चलो, मिल-जुल कर बात करो, तुम्हारे मन एक समान जानें, तुम्हारे यत्न साथ-साथ हो, तुम्हारे हृदय एक मत हों, तुम्हारे मन संयुक्त हों, जिससे हम सब सुखी हो सकें। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।
तो डॉक्टर प्रकाश लखेड़ा, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद हमारी तरफ से और हमारे श्रोताओं की तरफ से कि आपने अपने ये जो शैक्षिक भ्रमण रहा 13 जिलों का उत्तराखंड के, इसके जो अनुभव रहे आपने वो हमारे साथ और हमारे श्रोताओं के साथ साझा किए। और श्रोताओं, आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद इतनी देर तक इस कार्यक्रम से जुड़े रहने के लिए। और इसी के साथ मैं अनिल भी चाहूँगा इस कार्यक्रम से इजाज़त। फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।